मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट किस नंबर 18। यूनिवर्सिटी में महीन का मूड पूरा दिन ऑफ रहा। उसने कई बार खुद को समझाया कि ये जहान की आम आदत है, लेकिन फिर भी गुस्सा कम नहीं हो रहा था। आखिर वो कौन होता उसकी बाइक के लिए उसे रद्द करने वाला। दूसरी तरफ जहान को भी एहसास हो गया था कि आज तो उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और अब वो बस एक ही काम कर सकता था, महीन को मनाने का मंसूबा। दोपहर के वक्त में महीन अपने डिपार्टमेंट के दोस्तों के साथ कैफे में बैठी थी। उसका मूड अभी तक खराब था और वो अपने जूस के स्ट्रॉ को बेदिली से घुमा रही थी। तभी सामने से जहान आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चॉकलेट शेक था जिस पर ऊपर व्हिप क्रीम और चॉकलेट चिप्स भी थे। वो महीन की तरफ दे बढ़ा और बगैर इजाजत लिए उसके सामने बैठ गया। महीन ने एक नज़र ऊपर की, फिर नज़रें फेरकर जूस पीने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं हुआ। जहान ने मेज़ पर शेक रखते हुए कहा, ये ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें चॉकलेट शेक बहुत पसंद है। महीन ने कोई जवाब न दिया। जहान ने थोड़ा और आगे होकर कहा, देखो मानता हूँ बाइक वाली बात पर थोड़ी ज़्यादा बदतमीजी हो गई, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी ज़बान काबू में नहीं रहती। महीने अब भी कुछ न कहा, बस चम्मच लेकर शेक के गिलास को हिलाना शुरू कर दिया। जहान ने चेहरे पर बनावटी अफसोस का इजहार करते हुए कहा, बस अब मानो ना, देखो मैंने तुम्हें चॉकलेट शेक भी ला कर दिया है, हालांकि कैफ़े की लाइन में 10 मिनट लगे थे। महीने एक नज़र जहान को देखा और फिर शेक की तरफ देखा। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सर्द मोहरी से बोली, फिर आहिस्ता आहिस्ता शेक पीने भी लगी। जहान ने फौरन कहका लगाया, ओह मतलब अब गुस्सा आधा ख़त्म हो गया। मही ने बेजारी से कहा, ज़्यादा खुश मत हो, अभी भी नाराज़ हूँ। जहान ने संजीदा होते हुए कहा, तो बताओ कैसे नाराज़गी ख़त्म होगी। मही ने शेक का एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, मुझे बाइक चलाना सिखानी होगी। जहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, ये लो, मतलब तुम्हें सिर्फ बाइक चलाने की फिक्र थी, मुझसे नाराज़ी तो बहाना था। मही ने मासूमियत से कंधे उचकाए, सीखनी तो है ना। जहान ने सर झटक कर कहा, ठीक है मोहतरमा, आपकी नाराज़ी दूर करने के लिए आज ही सिखाता हूँ। यूनिवर्सिटी के बाद जहान और माहिन पार्किंग में आए। जहान उसकी चमचमाती बाइक खड़ी थी। जहां माहिन ने खुशी से बाइक पर हाथ फेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने सच में मान लिया। जहान ने मसनूही गुस्से से कहा, अब अगर मैंने ना सिखाया तो तुम अगले पूरे हफ्ते मेरा जीना हराम कर देती। माहिन हंसते हुए बाइक पर बैठने लगी, मगर जहान ने रोका। रुको, पहले तुम्हें बैलेंस बनाना सिखाता हूँ। मही ने मजाहिया अंदाज में कहा, अरे जहान, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, मुझे सब आता है। जहान ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ पिछली बार जैसे आता था और तुम बाइक के साथ ज़मीन बोस हो गई थी। मही ने नाक चढ़ाकर कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, और खुद ही बाइक पर बैठ गई। जहान ने सर पकड़कर कहा, अल्लाह खैर करे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता महीन को गाइड करने लगा। उसने उसे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर के बारे में समझाया और फिर आहिस्ता से बाइक को हरकत में लाने दिया। मही ने दोनों हाथ मजबूती से हैंडल पर जमाए और जैसे ही बाइक चलाई खुशी से चीखी, जहान मैं चला रही हूँ। जहान पीछे से हंसा, हाँ हाँ, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड मत हो वरना फिर से गिर जाओगी। मही ने खुश होकर रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, मगर जैसे ही बाइक झटका खाकर आगे बढ़ी वो घबरा गई और एकदम ब्रेक लगा दी। नतीजा, बाइक बंद हो गई। जहान ने कहका लगाया, वाह, तुमसे बेहतर ड्राइवर मैंने आज तक नहीं देखा। मही ने झूम कर कहा, बस बस मजाक मत उड़ाओ, ज़्यादा दोबारा कोशिश करती हूँ। जहान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर फिर गिर गई तो मैं पहले हंसूंगा फिर उठाऊंगा। महीन ने उसे घूरा, तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो सकती। जहान ने मिजाहिया अंदाज में कहा, मेरे बस में नहीं। दोनों हंसते हुए दोबारा ट्रेनिंग में लग गए और इस बार महीन ने वाकई कुछ बेहतर अंदाज में बाइक चलाना शुरू कर दी। जहान ने खुश होकर कहा, चलो कुछ तो सीख रही हो। महीन ने फखरी अंदाज में सर ऊंचा किया, मैं कहती थी ना मैं सीख जाऊंगी। जहान ने शरारत से कहा, बस अभी थोड़ा और सीख लो ताकि मैं अपनी बाइक तुम्हें सुकून से दे सकूं। दफ्तर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ दीवार पर सुर्ख और स्याह रंग के इम्तजाज से एक खूबसूरत मगर पुरस्कार पेंटिंग लटक रही थी। कमरे में हल्का सा धुआं फैला हुआ था। जो बीस्ट के हाथ में थामे हुए सिगार की बदौलत था, वो अपनी मखसूस रॉकिंग चेयर पर बैठा आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी, आंखों में खतरनाक चमक। उसके गहन सामने एक आदमी खौफ से कांप रहा था, जबकि दो मजबूत आदमी उसके दोनों बाजुओं को पकड़े खड़े थे। आदमी की आंखों में शदीद वहशत थी, जैसे वो जान चुका हो कि आज उसका बचना मुमकिन नहीं। बीस ने सगार के धुएं को हवा में छोड़ा, फिर एक नज़र उस आदमी पर डाली और हल्की मुस्कुराहट के साथ हाथ के इशारे से अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। छोड़ दो इसे। बीस के आदमियों ने फौरन हाथ हटाया और बिना कोई सवाल किए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। वो आदमी खौफ के मारे ज़मीन पर गिर गया, मगर फौरन घसीट कर बीस्ट के कदमों में जा पहुंचा। बीस्ट, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी बीवी है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जिस्म पसीने में शराबूर था। बीस्ट ने कोई रॉकिंग चेयर पर आराम से टेक लगाई, सिगार को एक तरफ किया और नरमी से बोला,
कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। आदमी ने फौरन सर हिलाया। हाँ हाँ, खुदा की कसम अब पता चल गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। बीस ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, जैसे वो वाकई उसे माफ़ करने वाला हो। ठीक है, मैं तुम्हें हाथ में नहीं लगाऊंगा। आदमी के चेहरे पर उम्मीद की किरण उभरी, मगर बीस्ट की अगली बात ने उसकी रूह तक हिला दी। लेकिन तुम्हें अपने आप को सजा खुद ही देनी होगी। आदमी का चेहरा फक हो गया। क्या मतलब? बीस्ट ने आहिस्ता से सर झुकाकर मेज पर बिखरे शीशे के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। ये शीशे के टुकड़े अभी थोड़ी देर पहले मेरे हाथ से गिरे थे, बस यहीं उठाकर अपने मुंह में डालो और चबाओ। आदमी की आंखें खौफ से फैल गई। वो बेयकीनी से बीस्ट को देखने लगा। नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। बीस्ट ने कुर्सी को हल्का सा झूला दिया, जैसे वक्त काट रहा हो। फिर एकदम कुर्सी को रोका, आगे झुककर उसके आदमी के कान के करीब गया और धीमी मगर सर्द आवाज में बोला, दो रास्ते हैं, एक खुद सजा ले लो, दूसरा मैं अपनी मर्जी की सजा दूं। यकीन मानो तुम पहला रास्ता ही पसंद करोगे। आदमी के चेहरे पर बेबसी फैल गई। उसने लर्जते हाथों से जमीन पर बिखरे हुए शीशे के टुकड़ों की तरफ देखा। चबाने होंगे, वो लर्जती आवाज में बोला। बीस ने अपनी सब्ज आंखें सुकेड़ी और बहुत आहिस्ता से बोला, निगल भी सकते हो, अगर ज्यादा बहादुर हो तो। आदमी ने थूक निगला। हाथ कांपते हुए शीशे के एक नुकीले टुकड़े की तरफ बढ़े। उसने कपकपाते हुए वो टुकड़ा उठाया, अपने होंठों तक ले गया, फिर एक लम्हे के लिए रुक गया। बीस ने एकदम उंगली की चुटकी बजाई। टिक, ये आवाज गोया एक इशारा थी। आदमी ने जल्दी से शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में डाला और आंखें बंद करके चबाने की कोशिश की। कड़च। पहला चबाने के बाद उसकी जबान और मसूड़ों से खून बहने लगा। उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी, आंखें बाहर को उबलने लगी, मगर वो रुक नहीं सकता था। उसने एक और बार शीशे को चबाया और उसके मुंह से एक दिलदोज चीख निकली। बस बस बस, मैं नहीं कर सकता। वो चीखते हुए जमीन पर गिर गया। खून उसके होंठों और थोड़ी पर बह रहा था। बीस ने रॉकिंग चेयर को जलाया, एक लंबा कश लिया और हल्के से सर झटका। बुज़दिल। आदमी ने कपकपाते हुए बीस की तरफ देखा, आंखों में सिर्फ रहम की भीख थी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। बीस ने सिगार को राखदान में मसला, आगे झुककर आदमी के करीब आया और नरमी से बोला, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में थी, मगर तुमने गलत इंतखाब किया। अब फैसला मेरा है। शीशा उसके मुंह में चुभ गया था। जबान और मसूड़े से खून के फवारे फूट निकले, मगर बीस्ट की शर्त पूरी करने के लिए वो मुसलसल चबाने की कोशिश कर रहा था। दर्द की शिद्दत से उसका जिस्म झटके खा रहा था, मगर कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। चंद ही लम्हों में वो जमीन पर गिरा और उसके मुंह से मजीद खून बहने लगा। उसकी सांसें मजीद तेज हो गई, मगर फिर अचानक वो बेहरकत हो गया। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नज़र खून से भरे फर्श और बेजान लाश पर डाली तो बीस्ट मुस्कुराकर बोला, बेचारा बहुत भूखा था, शायद गरीब भूख के मारे शीशे के टुकड़े खाने पर मजबूर हो गया। वो निहायत सफाकी से उस खून उगलती लाश को देखकर बोला। बीस्ट ने एक नज़र लाश पर डाली, फिर सगार का एक और कश लेकर सरगोशी की। यही असल सजा थी। फिर उसने कुर्सी को मजीद पीछे झुकाया और नीम तारीकी में रॉकिंग चेयर पर झूलते हुए आंखें बंद कर ली। मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर जारी था। प्रोफेसर हातिम हमेशा की तरह संजीदगी से व्हाइट बोर्ड पर पॉइंट्स लिख रहे थे और साथ साथ क्लास को एक्सप्लेन भी कर रहे थे। ब्रांडिंग की दुनिया में अगर आपका प्रोडक्ट मुनफरिद नहीं तो वो मार्केट में खो जाएगा। इसलिए सर, मैं आई कम इन? दरवाजे पर खड़ी दानीन की आवाज़ ने क्लास की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। हातिम ने सर उठाकर उसे देखा। अंदर आओ, वो मुख्तसर सा बोला। दानी ने सर हिलाया और अंदर दाखिल हुई, मगर सीधे पिछली सीट की तरफ जाने लगी। आगे आकर बैठो। दानी ने रुककर चौंक कर हातिम को देखा। क्या? मैंने कहा आगे आकर बैठो, लेकिन सर मैं हमेशा पिछली सीट पर बैठती हूँ, वो एहतजाजी अंदाज में बोली। आज नहीं। हातिम ने संजीदगी से कहा। उसके लहजे में कोई गुंजाइश न देखकर वो दांत पीसती हुई पहली कतार में आकर बैठ गई। ज्यादती है, ज़ैनब भी नहीं आई और ऊपर से ये सब। वो जेरे लब बुड़बड़ाई, मगर हातिम ने सुन लिया। कुछ कहा? नहीं सर। वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। चंद मिनट तो खामोशी रही, मगर फिर दानीन को चैन नहीं आया। सर, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। सर प्लीज़ दोबारा एक्सप्लेन करें। सर, आपने जो एग्जाम्पल दी वो रेलिवेंट नहीं लग रही, कोई और दे सकते हैं? सर, एक और सवाल। हातिम ने मारकर रखकर गहरी सांस ली और दानीन को घूर कर देखा। मिस दानीन, आपके सवालात ख़त्म हो गए या मैं लेक्चर जारी रखूं? सर, लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, सवालात तो हमेशा रहेंगे, वो मासूमियत से बोली, मगर उसकी आंखों में शरारत थी। क्लास में दबी दबी हंसी सुनाई दी, मगर हातिम ने एक सख्त नज़र डाली तो सब फौरन चुप हो गए। अगर मजीद सवाल करना है तो लेक्चर के बाद ऑफिस आ जाना। अभी खामोशी।
उफ, वो मजाक किरकिरा कर दिया। वो धीरे से बुड़बुड़ाई और आखिरकार खामोश हो गई। कल का लेक्चर बहुत अहम है क्योंकि मैं इस टॉपिक का टेस्ट देने वाला हूँ। क्लास में एक हलचल मच गई। सर, सरप्राइज टेस्ट? ये तो ज्यादती है सर। ये मार्क्स फाइनल्स में शामिल होंगे। हातिम ने संजीदगी से सर हिलाया। जी हाँ, ये मार्क्स फाइनल्स में शामिल होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। ये कहकर वो अपना सामान उठाकर क्लास से बाहर निकल गया, जबकि पीछे पूरी क्लास सर पकड़ कर बैठ गई। ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा, तानी ने अफसोस से कहा और फौरन अपनी किताबें समेटकर हातिम के पीछे चल दी। सर, एक मिनट। हातिम ने रुककर पलट कर देखा। दानी ने उसके पीछे आ रही थी। क्या है मिस दानीन, अब कौन सा नया सवाल है? सर, ये टेस्ट वाकई ज़रूरी था, बिल्कुल ज़रूरी था, मगर सर हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। एक दिन का नोटिस तो देना चाहिए था ना। ज़हनी तैयारी का ताल्लुक क्लास में तवज्जो देने से, और जहाँ तक मुझे याद है आप क्लास में बातों में ज़्यादा मसरूफ़ थी। तानिया ने आंखें घुमाई। सर, आप हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हैं? कभी मुस्कुरा भी लिया करें। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और उसे मायने खेज नज़रों से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं मुस्कुराता नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अभी देख लो। हातिम ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे चिढ़ाया। तानीन चलने में हैरत से देखती रही, फिर रुख मोड़ लिया। हाँ, ये मुस्कुराता भी अच्छा लगता है। वो ज़ेरे लब बोली। कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। वो जल्दी से बोली और कैफ़े की तरफ बढ़ गई। हातिम ने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा, फिर अपना मोबाइल निकाला और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी। वो हल्के से हंसा और अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। जैसे ही गाड़ी सुल्तान हवेली के सामने रुकी, दानीन फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर भागने लगी, मगर हातिम ने बिजली की सी तेज़ी से उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो बेगम साहिबा? उसकी आवाज़ में दबी दबी सी शरारत थी। हातिम, छोड़ो ना, मैं थक गई हूँ। दानी ने मासूमियत दिखाने की नाकाम कोशिश की, मगर हातिम की नज़रें जैसे उसकी हर हरकत को पढ़ रही थी। थक गई? अभी तो हिसाब बाकी है और कल के टेस्ट की तैयारी भी करनी है। हातिम ने नरमी मगर मजबूती से उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए सीधा कमरे में पहुंचाया। दरवाज़ा बंद किया और लॉक घुमा दिया। हातिम, ये क्या कर रहे हो? तानिया ने थोड़ा पीछे होने की कोशिश की, मगर हातिम ने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब कर लिया। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे क्लास में सबके सामने तंग करोगी और मैं कुछ नहीं कहूँगा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए बोली। वाकई? हातिम ने एक नज़र उसकी झुकी पलकों पर डाली और आहिस्ता से उसके चेहरे के करीब झुका। बार बार बातें करना, सवाल पर सवाल करना और फिर मासूम बन जाना। दानी ने लब भींच ली। वो जानती थी कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था दानीन, और अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा? कैसी? उसके जुमले मुकम्मल होने से पहले हातिम ने उसके गाल पर हल्के से अपने लब रख दिए। गर्मी की हल्की लहर दानीन के चेहरे पर दौड़ गई। वो दम साधे खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हातिम की उंगलियां अब भी उसकी कमर पर टिकी थी और वो उसे बगौर देख रहा था। ये क्या था? वो घबरा कर बोली। चेहरा सुर्ख हो चुका था। ये तुम्हारी पहली सज़ा थी। हातिम के लबों पर एक मायनेखेज मुस्कुराहट थी। और अगली सज़ा? दानी ने बेख्तियार पूछ लिया, फिर अपनी ही बात पर शर्मा गई। हातिम ने शरारत से झुककर सरगोशी की। अगली बार सज़ा और सख्त होगी मिस दानीन, और शायद फिर मैं सिर्फ गाल पर न रुकूं। दानीन ने फौरन हातिम के सीने पर हाथ रखकर खुद को पीछे किया। हातिम, आप बहुत बुरे हैं। हातिम ने कहका लगाया और उसके नाक को उंगली से दबाकर बोला। और तुम बहुत शरारती हो। अब जाओ, वरना मैं वाकई तुम्हें रोक लूंगा। तानीन की आंखें मजीद फैली और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दिल अब भी बेकाबू धड़क रहा था। हातिम मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गया, बालों में हाथ फेरा और खुद से बोला, ये लड़की वाकई एक दिन मुझे पागल कर देगी। मुस्कुराते मुस्कुराते एकदम उसकी मुस्कुराहट फीकी हुई, जैसे कोई नहायत ही तल्ख हकीकत याद आ गई हो। हनान एक बड़े से बुक स्टोर के अंदर खड़ा था, जहाँ हर तरफ किताबों की अलमारियाँ सजी हुई थी। नरम सी रोशनी और हल्की मौसीकी के साथ स्टोर में एक अलग ही पुरसुकून माहौल था। वो ज़ुमरत के साथ आया तो बस यही सोचा कि वो एक दो किताबें लेगी, मगर अब वो हैरत से ज़ुमरत को देख रहा था, जो अपनी बाहों में 7-8 मोटी किताबें दबोचे खड़ी थी। ये सब? हनान ने हैरत से पूछा। हाँ, सब। ज़ुमरत ने मज़े से कहा और किताबें हनान की तरफ बढ़ा दी। हनान ने बेबसी से किताबें थामी ही थी कि ज़ुमरत की नज़र स्टोर के काउंटर के करीब एक रैक पर पड़ी, जहाँ रंग बिरंगे स्टिकर सजे थे। गुलाबी रंग के खूबसूरत कार्टून स्टिकर्स देखकर उसकी आंखें चमक उठी। हनान, ज़ुमरत ने जोश से कहा और बिना किसी मज़ीद वजाहत के हनान को पकड़कर उस तरफ घसीट लिया। क्या हुआ? हनान, जो पहले उसकी शराइत से हैरान था, मज़ीद उलझ गया। मुझे ये चाहिए। ज़ुमरत ने खुशी से स्टिकर्स की तरफ इशारा किया। हनान ने बहुएं अचकाई और ज़ुमरत को हैरानी से देखा। ज़ुमरत, तुम बच्ची हो? ज़ुमरत ने जोश से सर हिलाया। हाँ तो? हनान ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, ले लो। ज़ुमरत ने फ़ौरन एक पैकेट उठाया और फातिहाना अंदाज में हनान को देखा। कुछ देर बाद वो दोनों काउंटर पर खड़े थे, जहाँ
हनान किताबों और स्टिकर्स का बिल अदा कर रहा था। जुमरत खुशी खुशी अपनी चीज़ें थामे खड़ी थी, जैसे किसी बच्चे को पसंदीदा खिलौने मिल गया। स्टोर से बाहर निकलते ही जुमरत ने हनान को हल्के से धक्का दिया, जिससे वो थोड़ा आगे हुआ। हनान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो जुमरत ने सड़क के किनारे खड़े एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा किया, जो हाथ में गजरे लिए खड़ा था। हनान ने गहरी सांस ली, जान गया कि जुमरत को गजरे चाहिए। वो आहिस्ता से मुस्कुरा दिया और बच्चे के करीब जाकर कहा, गजरे देना। बच्चे ने खुश होकर गजरे हनान को दिया तो हनान ने जेब से वॉलेट निकाला और 5,000 का नोट निकालकर बच्चे को थमा दिया। बच्चा हैरानी से बोला, भाई मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। हनान ने नरमी से कहा, कोई बात नहीं, रख लो। बच्चा खुशी खुशी दुआ देता वहां से चला गया, जबकि जुमरत हनान को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रही थी। हनान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जुमरत को बैठने का इशारा किया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा, फिर मुस्कुराते हुए जुमरत की कलाई थामी और गजरे उसके नाजुक हाथों में पहना दिए। जुमरत ने खुश होकर गजरों को सूंघा और खुशबू में खो गई, मगर फिर अचानक कुछ याद आया और वो हनान की तरफ मुड़ी। वैसे हनान, मुझे एक चीज़ और चाहिए। हनान, जो अभी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था, रुक गया और बेयकीनी से जुमरत को देखा। अब क्या चीज़? जुमरत ने मासूमियत से जवाब दिया। हनान ने बेबसी से माथे पर हाथ रखा, फिर हंसते हुए गाड़ी का रुख सुपरमार्केट की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि जुमरत की चीज़ की फहरिस्त कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दानीन हवेली की लंबी गैलरी में इधर उधर टहल रही थी, कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी हाथ बांधकर आसमान की तरफ देखती। असल में वो अभी भी कमरे में वापस जाने से बचना चाह रही थी। दानीन, अचानक हातिम की भारी आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। उसने जल्दी से पलटकर हातिम को देखा, जो दरवाजे के करीब खड़ा गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। जी, तानी ने हकलाते हुए कहा, जैसे पहले से ही कोई शरारत करते हुए पकड़ी गई हो। हातिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमरे में आओ। तानीन के दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। क्यों? वो बामुश्किल बोली, जैसे अंदर जाने में कोई ख़ास खतरा हो। हातिम के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। काम है। दानी ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। यही बता देना, कमरे में क्यों जाना? हातिम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट सुनकर दानीन पीछे होने लगी, मगर जैसे ही हातिम एक कदम और करीब आया, वो सताइशी नज़रों से उसे देखकर बोला, कुछ काम तन्हाई में किए जाते हैं दानीन। दानीन की आंखें फौरन फैल गई, दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। वो बामुश्किल बोली, कौन से काम? हातिम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, जैसे उसके चेहरे पर आने वाले रंगों को नोट कर रहा हो। फिर वो अपने मखसूस अंदाज में बोला, पढ़ाई? क्या? तानीन का मुंह हैरत से खुल गया। हातिम ने संजीदगी से सर हिलाया। जी, चलो कमरे में और पढ़ाई करो, कल टेस्ट है तुम्हारा, और अब कमरे से बाहर नज़र मत आना मुझे। लेकिन तानीन ने मुंह बसूर कर कहना चाहा, मगर हातिम ने सख्त नज़रों से घूरा तो वो बेबसी से पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। हातिम ने उसे जाते हुए देखा, फिर मुस्कुराते हुए सर झटका, जैसे उसकी हर अदा पर फिदा हो चुका। रात का वक्त था। सुल्तान हवेली की फिजा में एक खास सा सुकून था। सब अपने अपने कमरों में थे, लेकिन माहिन को अंदाज़ा था कि सुकून का ये लम्हा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगी, हनान की आवाज़ गूंजी, माहिन मेरे कमरे में आओ। माहिन के कदम वहीं रुक गए। वो धीरे से मुड़ी और मासूम सी शक्ल बनाते हुए दलान को देखा, जो पहले ही हंसी दबाती खड़ी थी। दलान ने हल्की सी आवाज़ में सरगोशी की, लगता है आज भाई का मूड सख्त ख़राब है, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। माहिन ने गहरी सांस ली और नज़रें झुकाते हुए हनान के कमरे में चली गई। हनान पहले ही गुस्से से कुर्सी पर बैठा था। जैसे माहिन अंदर आए, हनान ने दरवाज़ा बंद किया और सख्त नज़रों से उसे देखने लगा। बैठो। माहिन ने एक नज़र हनान को देखा और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, जैसे स्कूल की कोई शरारती बच्ची हो जो सज़ा के लिए तैयार हो। हनान ने गहरी सांस ली। तुम आज जिहान के साथ यूनिवर्सिटी क्यों गई थी? माहिन ने नज़रें झुकाते हुए धीरे से कहा, बस ऐसे ही भाई, वो भी जा रहा था तो मैंने सोचा कि बंद करो ये बहाने। मैंने तुम्हें कल ही मना किया था कि उसके साथ ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं। हनान ने सख्त लहजे में कहा। भाई ने मासूम सा मुंह बनाया और धीरे से बोली, भाई हम निकाहशुदा हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहे? हनान ने गुस्से से कहा, निकाहशुदा हो मगर रुखसती नहीं हुई, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि लोग क्या बातें करेंगे अगर तुम हर रोज़ उसके साथ घूमती रही? भाई ने आंखें झपकाई और निचला होंठ दांतों में दबाकर धीरे से बोली, लोगों की तो आदत है बातें करने की, हम कुछ भी कर लें वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। हनान ने कुर्सी से उठकर टहलना शुरू कर दिया। माहिन, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनिया की समझ नहीं। मैंने कहा है कि आइंदा जिहान के साथ अकेले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तो बस नहीं। माहिन ने चेहरा और भी मासूम बना लिया और धीरे से बोली, मगर भाई आप भी तो मसरूफ़ होते हैं, हर रोज़ मुझे ड्रॉप कैसे करेंगे? हनान ने सख्ती से कहा, अगर मैं मसरूफ़ हूँ भी तो ड्राइवर है ना, लेकिन जिहान के साथ जाना बंद। महीने ने उदासी से सर झुका लिया और धीरे से बोली, जी ठीक है भाई। हनान ने हैरत से उसे देखा, बस इतनी आसानी से मान गई? महीने ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है। हनान ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। कोई चाल तो नहीं चल रही?
माही ने फौरन सर उठाया। अरे नहीं भाई, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। उसने मासूमियत से पलकें झपकाई जैसे सच में कोई फरिश्ता हो। हना ने लंबी सांस ली। चलो ठीक है, जाओ अपने कमरे में, और खबरदार जो दोबारा जिहान के साथ जाने का सोचा भी। माही ने फौरन सर हिलाया। बिल्कुल नहीं सोचूंगी। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, दलान सामने खड़ी थी, हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दलान ने शरारत से कहा, ओहो माही, ऐसी खामोशी? भाई ने इतनी सख्त डांट दी क्या? माही ने एक उदास सा मुंह बनाया। हाँ, बहुत ज़्यादा। दलान ने हंसते हुए कहा। चलो अब देखते हैं कि ये बात तुम जिहान को कैसे बताती हो। माही ने एक झुंझलाहट भरी सांस ली। ये तो सबसे मुश्किल काम है। और फिर वो सोच में पड़ गई कि अब जिहान को ये सब कैसे बताए। हातिम सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम में मसरूफ था, जबकि दानीन बेड पर किताबें फैलाए सर पकड़ कर बैठी थी। वो पिछले आधे घंटे से किताब खोले बैठी थी, मगर कुछ भी याद नहीं हो रहा था। आखिर वो तंग आकर उठ खड़ी हुई और सीधा हातिम के सामने जा बैठी पहुंची। हातिम हातिम ने बिना नजरें हटाए जवाब दिया। जी फरमाइए मोहतरमा, आप मुझे वो सवाल बता सकते हैं जो कल टेस्ट में आएंगे? उसने इंतहाई मासूमियत से कहा। हातिम ने स्क्रीन से नजरें हटाकर उसे देखा, फिर सपाट लहजे में बोला, हरगिज नहीं, और सोचना भी मत। तो फिर ठीक है। दानी ने हाथ बांधते हुए गहरा सांस लिया और इंतहाई संजीदगी से बोली, मैं आपको तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ, तलाक देती हूँ। आपसे आज आज से आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म। आप बेवा हो गए। हातिम का दिल किया अपना सर पीट लिया। उसने शुक्र अदा किया कि तलाक का हक औरत के पास नहीं है, वरना उसकी बीवी दिन में न जाने कितनी दफ़ा उसे तलाक याफ्ता कर चुकी होती। हातिम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो तो बस चंद लम्हों के लिए चुप ही हो गया, फिर पेशानी मसलते हुए गहरा सांस लिया और बेयकीनी से दानीन को देखा। तुम्हें किसी दिन वाकई पागल खाने भिजवाना पड़ेगा, वो दांत पीसते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करे और उसे सवाल न बताए वो किसी काम का नहीं, वो मसनूई गुस्से से बोली। हातिम ने गहरी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और हाथ बांध कर उसे देखने लगा। ये बताओ तुम्हें पढ़ना है या नहीं? नहीं, दानीन ने फौरन जवाब दिया। और तुम यूनिवर्सिटी से भागना चाहती हो? हाँ। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सवाल भी बता दूँ? हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुराकर कहा। आतिफ ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा, फिर अगले ही लम्हे उसे बाजू से पकड़ा और बेड पर बिठा दिया। बैठो यहाँ, अभी और इसी वक्त पढ़ाई करोगी, समझी? देखिए मुझे नींद आ रही है, वो मुँह बसूर कर बोली। क्या कहा तुमने? हातिम उसके करीब होते हुए बोला कि तानी ने बामुश्किल थूक निकला। ओहो, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी, तानी ने नज़र चुरा कर कहा। मैं भी मजाक कर रहा हूँ, हातिम ने किताब खोलते हुए कहा। और हाँ, जब तक तुम्हें ये चैप्टर याद नहीं हो जाता तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। ये तो कैद है। हाँ बिल्कुल, और इस कैद से रिहाई का सिर्फ एक रास्ता है। क्या? तानीन फौरन बोली। हातिम ने एक मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, ये पूरा चैप्टर याद करना। तानीन ने बेबसी से किताब की तरफ देखा, फिर हातिम की तरफ। आप वाकई बहुत जालिम शौहर है, वो रोहान सी शक्ल बनाते हुए बोली। और तुम वाकई बहुत निकम्मी बीवी हो, हातिम ने हंसी दबाते हुए कहा। अब पढ़ो। दानीन ने एक गहरी सांस ली और दिल में सोचा, अब ये मेरे सर पर खड़ा है तो वाकई पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की इसकी एपिसोड। दानीन और इनका हातिम के सीन्स काफ़ी मज़े के थे, अच्छे थे। वो जैसे उसको ट्रीट करता है और उसको वो कहता है पढ़ाई करो, पढ़ाने का। यार वो मुझे ना कहीं वो बीमार वाला है, उसको कुछ है, उसका कुछ ऑर्गन जो है ना वो डिफेक्टेड है या पता नहीं क्या है। तो वो जैसे वो डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ पर वो पूछता है तो वो कहती है डोनर मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस सर्जरी को नहीं करवाते क्योंकि ये तकलीफ देह होता है। तो देखते हैं कि खैर करे। बोन मैरो का तो नहीं मसला कहीं? लेकिन नहीं, बोन मैरो का मसला नहीं होगा, फिर क्या होगा इसको? जो भी है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। और उधर से यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, वो उसके कि लोग बगैर निकाह तक के आजकल के जितना एडवांस दौर है लोग ऐसे कर रहे हैं, और उसका भाई उसके निकाह होने के बावजूद भी उस पर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इतना तो नहीं होना चाहिए बस। खैर, गलत नहीं कह रही कि गलत है, बिल्कुल ठीक है कि उसकी रुखसती तो नहीं हुई, लेकिन वो अब छोड़ भी नहीं सकता उसको। ये थोड़ा सा अजीब लगा। खैर देखते हैं कि आगे अगली एपिसोड में क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।